तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं धनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग एंशिएंट हिस्टोरी, और आज से हम एंशिएंट हिस्टोरी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे और भारतीय जो प्राचीन भारत का इतिहास है इस क्लास को अच्छे से आप पढ़ेंगे। अच्छे अच्छे टीचर्स और नोट्स पढ़ने के बाद में हम ये PDF बनाए हैं, और जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है इस वीडियो में हमने लिखा है। परीक्षा की दृष्टि से सारे फैक्ट्स में लिखे गए हैं, ठीक है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि इस हमारे PDF को और वीडियो को देखने के बाद आपको लगभग जितने भी एंशिएंट हिस्टोरी से है, मतलब 90% क्वेश्चन आपको पकड़ में आने लगेगा, ठीक है। 10% के लिए आपको, सबके लिए 10% आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम प्राचीन भारत का इतिहास जो है पढ़ने का शुरुआत करते हैं, देर न करते हुए। आइए जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का जानने का स्रोत क्या होता है। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारत के जो इतिहास है उसको हम 3 तरीक़ों से जानते हैं। 3 स्रोत है उसका जानने का। पहला जो है हमारा साहित्यिक स्रोत है, दूसरा जो है विदेशी यात्रियों का विवरण है, और तीसरा जो है पुरातात्विक साक्ष्य है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि साहित्यिक स्रोत मतलब क्या होता है। साहित्यिक स्रोत मतलब जो भी हमारे वेद पुराण ग्रंथ हैं जितने भी सारे, वो भी हमारे जो है साहित्यिक स्रोत हो गए। और विदेशी यात्रियों का विवरण क्या हुआ, मतलब जो भी हमारे उस काल में विदेशी यात्री आए हैं उनकी जो कथन है, उनका जो बुक है क्या कह रहा है उस बारे में, इस प्रकार विदेशी यात्रियों के विवरण से हम जानेंगे। और पुरातात्विक साक्ष्य मतलब जो भी खुदाई से वस्तु प्राप्त हुआ है, ये हो गया पुरातात्विक साक्ष्य। तो इन 3 तरीक़ों से हम प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम प्राचीन भारतीय इतिहास को आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जानते हैं दोस्तों, देखिए हमने इस PDF में लिख भी दिया है कि ताकि आप स्क्रीन पर पढ़ कर भी समझ सकते हैं, और हम खुद आपको समझा भी रहे हैं, ठीक है दोस्तों। और बिहार दरोगा के जो ये हमारा बहाली आ रहा है, जो भर्ती आ रहा है, उसमें काफ़ी आपको ये इसमें फ़ायदामंद रहने वाला है, क्योंकि हम बिहार दरोगा का ही सेट जो है उसमें लगभग जो बिहार दरोगा का नोट्स है उससे ही अधिकतर इसमें हम फैक्ट्स डाले हैं, ठीक है। तो बिहार दरोगा BPSC के लिए और SSC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है ये हमारा वीडियो। तो चलिए जानते हैं साहित्यिक स्रोत। प्राचीन भारत का साहित्यिक स्रोत। देखिए, भारत का जो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है जो दोस्तों, वह है हमारा वेद। क्या है? वेद है। वेद जो है हमारा भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है। और वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, हम याद भी करते चलेंगे साथ साथ में। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है पवित्र ज्ञान या जानना होता है। किसी चीज़ का पवित्र ज्ञान प्राप्त करना या किसी पवित्र चीज़ को जानना होता है वेद का अर्थ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो वेद है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन बनाते भी चलेंगे और पढ़ते भी चलेंगे। वेद से हमें मुख्य तौर पर वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। किस सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है वेद से? वैदिक सभ्यता की, ठीक है दोस्तों। वैदिक सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है वेदों से, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है दोस्तों? वेदों की संख्या है 4। कौन कौन से वेद हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब आइए एक एक वेद को अच्छे से पढ़ते हैं हम, किस वेद की रचना कब हुआ है, ठीक है, और कैसे हुआ है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेद पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद की रचना 1500 BC, यानी 1500 BC कहने का मतलब है दोस्तों, 1500 BC कहने का मतलब है कि 1500 ईसा पूर्व। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है, यानी ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 BC यानी 1000 ईसा पूर्व के बीच में सप्त सिंधु के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ था ऋग्वेद की रचना, ठीक है दोस्तों। तो वहीं यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी ऋग्वेद को छोड़कर इन तीनों वेदों की रचना जो है दोस्तों, ये हुआ है आपका कब? ये हुआ है आपका 1000 BC यानी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है। और ये कहाँ पर हुआ है? इन तीनों वेदों की रचना हुआ है दोस्तों गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में, ठीक है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ है। तो आप जान लिए यहाँ पर क्वेश्चन पहला बन गया कि ऋग्वेद की रचना कहाँ पर हुआ है, तो सप्त सिंधु क्षेत्र में हुआ है। और कब हुआ है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है, ठीक है दोस्तों। और तीनों वेदों की यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना कब हुआ है? तो ये हुआ है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में। और ये कहाँ हुआ है? गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आइए अगला फैक्ट्स जानते हैं। अगला फैक्ट्स हमारा ये करा है कि ऐसी मान्यता है कि वेदों की रचना आम मानव नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है।
ऐसी मान्यता है, यानी ऐसा लोगों का मानना है कि जो वेद है ये चारों, इनकी रचना आम मानव नहीं बल्कि ईश्वर ने किया है, यानी भगवान ने किया है। ठीक है दोस्तों, जिस कारण वेद को अपौरुषेय भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है कि वेद को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि वेदों की रचना ईश्वर ने किया है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं और हमारे आवाज़ को आप सुन भी रहे हैं अच्छे से। हम आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में जवाब दीजिए, हम और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला फैक्ट है हमारा कि वेद को 4 भागों में विभाजित वेद व्यास ने किया है। किसने किया है दोस्तों? वेद व्यास जो है, महर्षि वेद व्यास, उन्होंने क्या किया है, वेद को 4 भागों में विभाजित किया है। और साथ ही साथ वेद की रचना भी वेद व्यास ने की है। ठीक है, वेद की रचना भी वेद व्यास ने ही की है। 4 भागों में विभाजित किसने किया है? वेद व्यास ने। और रचना भी वेद व्यास ने ही किया है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट जान लीजिए। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट हमारा ये दोस्तों है कि चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर कि चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? संहिता। ठीक है, संहिता कहा जाता है चारों वेदों को मुख्यतः रूप से। और मुख्यतः जो वेद है वह पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, पद्य में लिखे गए हैं। पद्य मतलब कविता। ठीक है, और गद्य मतलब कहानी। तो पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है दोस्तों वेद त्रयी। वेद त्रयी क्या होता है? देखिए, वेद त्रयी के अंतर्गत 3 पवित्र वेद आते हैं। ठीक है दोस्तों, वो 3 पवित्र वेद कौन कौन सा होता है? वह 3 पवित्र वेद होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यानी अथर्ववेद को छोड़कर तीनों वेद जो हैं ये वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। ठीक है दोस्तों, क्यों आते हैं? क्योंकि इन वेदों में सिर्फ आर्य की चर्चा है और वहीं अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। तो आप जान लिए कि इन जो तीनों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसका जो है वेद त्रयी के अंतर्गत क्यों आता है? क्योंकि इन वेदों में सिर्फ आर्य की चर्चा है और अथर्ववेद में आर्य और अनार्य दोनों की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, जिस कारण इसे पवित्र वेद नहीं माना जाता है। किसे? अथर्ववेद को। आइए दोस्तों, ऋग्वेद को अच्छे से डिटेल से जानते हैं। ठीक है, ये तो हम सम्मिलित रूप से वेदों की चर्चा जान लिए यहाँ पर, जो फैक्ट्स था। अब ऋग्वेद को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, ऋग्वेद जो है यह भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है। ठीक है, क्या है दोस्तों? जो भारत का सबसे प्राचीन और प्रमाणिक वेद है वो है क्या? हमारा ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद है। और इसे यानी ऋग्वेद को यूनेस्को ने विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया है। जो यूनेस्को है वह विश्व मानव धरोहर साहित्य में शामिल किया है। किस वेद को? ऋग्वेद को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हमारा कह रहा है ऋग्वेद के बारे में। इस वेद में 10 मंडल, 1028 यानी 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से कोई भी परीक्षा जो है, ऐसा कोई परीक्षा नहीं है जहाँ पर ये क्वेश्चन ना आए हों कि कितने मंडल है और कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में और कितने ऋचाएँ हैं। ये हर परीक्षा में आपको कभी ना कभी पूछा जरूर है। ठीक है, तो कितने मंडल है दोस्तों? 10 मंडल, आपको 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इस वेद का पहला मंत्र यानी ऋग्वेद का पहला मंत्र दोस्तों, ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि ऋग्वेद का पहला मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो अग्नि देवता को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, अग्नि देवता को। तो इस वेद का यानी ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि देवता को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हमारा ऋग्वेद के बारे में कह रहा है कि ऋग्वेद का सबसे प्राचीन मंडल यानी पुराना मंडल दूसरा मंडल से 7वां मंडल तक है। ठीक है, माने जो सबसे पुराना मंडल है ऋग्वेद में 10 मंडल है ना दोस्तों, तो 10 मंडल में जो प्राचीन मंडल है यानी पुराना सबसे मंडल है वह है दूसरा, और दूसरा मंडल से लेके 7वां मंडल तक ये है सबसे प्राचीन मंडल। ठीक है दोस्तों, तो वहीं सबसे नया मंडल और पहला और 10वां मंडल है, यानी नया जो है नया वह है पहला और 10वां मंडल, यानी 10 मंडलों में से पहला और जो 10वां है वह नया मंडल है, और ये बाकी जो दूसरा से लेकर 7वां तक है वो आपका
प्राचीन मंडल है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट्स जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंडल में दोस्तों? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, और यह मंत्र जो है यानी गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में, यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसे समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इस मंत्र की रचना यानी गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है, गायत्री मंत्र, इसकी रचना जो है वह विश्वामित्र ने की है। किसने किया है दोस्तों? विश्वामित्र ने की है। अगला फैक्ट हमारा है ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। किसका उल्लेख है दोस्तों? सोम देवता। और ये जो सोम देवता है ये वनस्पति का देवता है। किसका देवता है दोस्तों? सोम वनस्पति का देवता है। हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ से कि सोम किसका देवता है, तो वनस्पति के देवता है सोम। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद के किस मंडल में, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन हो सकता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो किस मंडल में दोस्तों? 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। आइए आगे जानते हैं। आगे हमारा कह रहा है कि ऋग्वेद का 10वां मंडल यह कहता है कि परमपिता ब्रह्मा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल कहता है? 10वां मंडल यह कहता है कि परमपिता ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। यानी जो 4 वर्ग है उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है वह ब्रह्मा जी के मुख से, और भुजा से क्षत्रिय और जांघ से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो ब्राह्मण का काम होता था दोस्तों, ब्राह्मण का काम जो है अध्यापन, यानी मतलब पाठ जो है उसको अध्यापन करना, माने ब्राह्मण का जो काम है आप लोग समझ सकते हैं। और क्षत्रिय का काम था शासन प्रशासन, और वैश्य का काम कृषि और पशुपालन, और तथा शूद्र का काम यानी जो सबसे नीचे होता था शूद्र, उसका काम होता था ऊपर के जो 3 वर्ग होते हैं उनका सेवा करना। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं। ये जो नोट्स में लिखे हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट जो है, इसलिए नोट्स में हम लिखे हैं इसको नोट में। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। नोट में ये है, पहली बार शूद्र जो यानी सबसे नीचा है, जो 4 वर्गों में सबसे जो नीच वर्ग है, शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है। हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से आता है दोस्तों कि शूद्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? तो किस मंडल में दोस्तों? 10वें मंडल में। ठीक है, 10वें मंडल में देखने को मिलता है किसका? शूद्र का उल्लेख। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फैक्ट्स कह रहा है ऋग्वेद के पाठकर्ता को होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? होत्री। ऋग्वेद के पाठकर्ता को, जो यानी ऋग्वेद को पढ़ते हैं उसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है दोस्तों? होत्री। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। ऋग्वेद के ऊपर ऐत्रेय और कौशितकी की ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ऋग्वेद के ऊपर ऐत्रेय और कौशितकी नामक जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसकी रचना की गई है। किस वेद के ऊपर? ऋग्वेद के ऊपर। कौन कौन से ग्रंथ? ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है दोस्तों, ये किसके ऊपर रचना किया गया है इस ग्रंथ का? ये ऋग्वेद के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम मान लीजिए हम पार्ट 1 रख देते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, और आगे हम यजुर्वेद के बारे में जानेंगे, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद के बारे में जानेंगे। यहाँ तक हम प्राचीन भारत में ऋग्वेद तक पढ़ लिए, और अगले वीडियो में यानी अगली क्लास में दोस्तों हम यजुर्वेद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्लास कैसी लगी आप सभी को आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और क्या इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू रखें या नहीं रखें ये भी हमें कमेंट में जवाब दीजिएगा। ये हमारी जो फैक्ट्स है परीक्षा की दृष्टि से आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कुछ कर पाएँ और आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर हम आएँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।